हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ चुके हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़ा हम इंट्रो पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड होते हैं काइटिन, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। फ्रूट शुगर हम कहते हैं फ्रक्टोज को, और ग्रेप शुगर हम कहते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, बात करेंगे किस तरीके से हम एक टिश्यू या उसको एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि उसमें किस तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग मैटर है। ठीक है ना, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, ये प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले हम लिविंग टिश्यू का पीस लेंगे, जैसे कि एक पीस ऑफ लीवर या वेजिटेबल, उसे ग्राइंड करेंगे हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, CCl3COOH में, यूजिंग अ मोटर और पेस्टल। ठीक है, उसकी एक थिक स्लरी निकल के आएगी, उसे हम स्ट्रेन कर देंगे यूजिंग चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन। अब हमें ऑप्टेन होंगे दो फ्रैक्शन, एक होगा एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और एक ऑप्टेन होगा एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन जिसे हम रिटेंटेट कहते हैं। ठीक है, जो एसिड सॉल्यूबल होगा उसमें हम माइक्रोमॉलिक्यूल मिलेंगे, और जो एसिड इनसॉल्यूबल होगा उसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसमें हमें। ठीक है ना, माइक्रो मीन्स जिनका साइज 10,000 डाल्टन से कम हो, और मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो। लिपिड क्या है, लिपिड मॉलिक्यूलर वेट इसका तो 800 डाल्टन से भी कम है, लेकिन हम इसे कंसीडर करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल की तरह। क्यों? क्योंकि ये रिटेंटेट है, ये सॉल्यूबल नहीं है, ये इनसॉल्यूबल है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स आपके तीन तरह के एसिड, बेसिक, न्यूट्रल हो सकते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड है ना, जितने भी हैं आपके, जिसमें दो ही ऐसे हैं जिसमें एसिड आ रहा है एंड में, तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक एमिनो एसिड हैं। ठीक है, बेसिक क्या है, इसमें आता है आर्जिनिन, हिस्टिडीन और फिर लाइसिन। हिस्टिडीन वीकली बेसिक है लेकिन बेसिक है, तो बेसिक कौन से हो गए, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। ठीक है, न्यूट्रल जो बचे वो न्यूट्रल हो गए। ठीक है, बात करते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल की। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पे क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट हम फिर भी कुछ आप सुन लीजिए। एसेंशियल एमिनो एसिड ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन है ना, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन, ये सारे आपके एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसमें ज्यूटर आयनिक फॉर्म। ज्यूटर आयनिक मीन्स एक ही आपके इसमें स्ट्रक्चर में दोनों चार्जेस प्रेजेंट हों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, उसे हम ज्यूटर आयनिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, एक एमिनो एसिड बनता कैसे, बनता है इसमें एक H होता है, हाइड्रोजन सब एमिनो एसिड में होगा, एक NH2 ग्रुप होगा हमेशा, और एक COOH ग्रुप होगा। ये तीनों ग्रुप तो होंगे ही होंगे। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जैसे ग्लाइसिन की हम बात करें उसमें डिफरेंस आ जाता है R ग्रुप में। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन रहता है, एलेनिन में CH3 ग्रुप रहता है, और सेरीन में CH2OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है ना, और जो अगले पेज पे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं वो आप कर भी सकते हो याद, नहीं भी कर सकते। अगर आपको स्ट्रक्चर ईजिली आप देख पा रहे हो तो अच्छा है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, आप ऑक्सीजन आंसर करोगे। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपका वो पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला भी दे रखा है, CH3CH214 COOH, ये 16 कार्बन। और एक है एराकिडोनिक एसिड जो 20 कार्बन एटम है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल एटम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जो आइडेंटिफाइबल फंक्शन हो और उनका रोल हो होस्ट बॉडी में। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या हेल्पफुल नहीं है ये होस्ट बॉडी के लिए, लेकिन अगर मिल जाए तो बेनिफिशियल है, कोई बुराई नहीं है इनमें। ठीक है ना, जैसे कि पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स के इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन और कोडिन। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है मॉर्फिन के केस। मॉर्फिन बहुत से स्टूडेंट्स लगा देते हैं ड्रग्स के उसमें, मैच द फॉलोइंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मॉर्फिन को आप ड्रग्स में लगा देते हो, एकदम से सोचते हो क्योंकि अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज में आपने पढ़ा था कि मॉर्फिन वो है। यहाँ पे हमें नहीं लगाना, अगर मैचिंग में ऐसा आ जाए। मॉर्फिन को हमें लगाना है एल्केलॉइड में,
और कोडीन को भी एल्कलॉइड में। टर्पिनॉइड्स में टर्पीन्स आ जाएंगे, मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, जिसमें ऑयल आ रहा है ऑब्वियसली एसेंशियल ऑयल होगा। टॉक्सिन में आ जाता है एवरेनड्रिसिन। लैक्टेंस कॉन्कोवैलिन है, आई थिंक नीट 2018 में क्वेश्चन आया था इस पर। कॉन्कोवैलिन ए होता है लैक्टिन। ड्रग्स, अब विंड ब्लास्टिंग और कुकुरमिन ये दोनों ड्रग्स हैं, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेल्यूलोज, ठीक है, ये सेल्यूलोज। इसके बाद आता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, वही बात की गई है कि वही क्या 18 से 800 डाल्टन होता है वेट, 800 डाल्टन से कम है तो माइक्रोमोलिक्यूल, और अगर ज़्यादा है तो मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड एक्सेप्शन है, लिपिड आपका उसमें आना चाहिए था 1800 तक कम है, वो है कम, लेकिन वो इंसॉल्यूबल है इसलिए वो उसमें मानते हैं हम, ठीक है। बात करें किसकी बात फिर से 2 टेबल्स दे रखी है, आपकी मर्जी है। GLUT4 याद रख लेना, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वो करता है एनेबल, ठीक है। ये भी शायद 2018 में ही आया था, मैं श्योर नहीं हूँ, 18 या 19 इनमें से ही आया था, है ना। आपका रिसेप्टर होते हैं सेंसरी रिसेप्शन के लिए, ये सारे वो हैं बकवास चीज़ें हैं बाकी तो। अच्छा, जिसके बाद है पॉलीसैकेराइड हो गया। रूबिस्को, हाँ ये याद रखना, रूबिस्को जो है वन ऑफ द बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, एनिमल वर्ल्ड में अबंडेंट है, रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर में अबंडेंट है, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड लॉन्ग चेन शुगर होते हैं, है ना। इनुलिन है पॉलीमर है फ्रक्टोज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च एक वेरिएंट है। स्टोर हाउस एनर्जी एंड प्लांट टिश्यू, एनिमल है वन अदर, अच्छा जी, ग्लाइकोजन भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि स्टार्च क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर की हेल्प से ही आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने में कामयाब हो पाता है और इसका ब्लू कलर होता है। बात करें किसकी, बात करें अगर उसकी आपकी सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज का स्फेरिकल कलर नहीं होता, इसीलिए वो ये होल्ड नहीं कर पाता। इसमें हेलिक्स नहीं होता सेल्यूलोज में, इसीलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसका ब्लू कलर नहीं होता, ठीक है ना। बात करें एंड्स की, तो एक उसमें आपका पॉलीसैकेराइड के जो एंड्स है, पॉलीसैकेराइड का राइट हैंड कहते हैं वो रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट हैंड को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का वो है बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मोनोसैकेराइड होता है, फॉस्फेट ग्रुप मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद तो कुछ नहीं आता इसमें खास। न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज को डीएनए बनाता है और राइबोज बनाता है आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स का वो है लाइन, वो एमिनो एसिड की चेन से क्या बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपस में एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, है ना। एमिनो एसिड्स जो इसमें चेन का लेफ्ट एंड होता है, एंड टर्मिनल एमिनो एसिड होता है, और राइट कहते हो लास्ट एमिनो एसिड को कहते हो सी टर्मिनल, और फर्स्ट एमिनो एसिड को कहते हो एन टर्मिनल, ठीक है ना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर 4 तरीके के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल एमिनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डेड फॉर्म्स में आ जाता है, बीटा प्लेटेड शीट या फिर अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, एक फोल्ड की फॉर्म में, ठीक है ना। टर्शियरी स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन जो बनती है सेकेंडरी की, वो फोल्ड करके एक हॉलो वुडन बॉल बना लेती है। और आपका क्वाटरनरी तो सबसे अलग है, ये स्फेयर्स अरेंज्ड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और क्यूब या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में सिंपल चेन एमिनो एसिड की, सेकेंडरी में क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट या फिर अल्फा हेलिक्स, क्वेश्चन मोस्टली सेकेंडरी पे आते हैं। टर्शियरी में क्या होता है, ये शीट भी फोल्ड होकर के हॉलो वुडन बॉल बना लेती है, और क्वाटरनरी में ये जो बॉल्स हैं या स्फेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का डिस्कशन किया, 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है ना, तब जा करके हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो सैकराइड्स के बीच में, है ना, दो शुगर के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड सबसे पहले पढ़ते हैं। फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे एस्टर कहते हैं, और अगर फॉस्फो और हाइड्रोक्सिल बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे फॉस्फो एस्टर कह देते हैं, ठीक है ना। सॉरी, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल के बीच में जो बॉन्ड बने उसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इन्हीं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स जब ये आपका वो दो कंटिन्यूस हो, वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, तो उसे कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जब बनाए उसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जब as there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट में बकवास दे रखा है, डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस में डिस्कस होगा। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेटाबॉलिज्म का दे रखा है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है, कैटाबॉलिक टूटना, एनाबॉलिक जुड़ना, ठीक है ना। बाकी तो इसमें ये एटीपी ये सब है। लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आता है। लिविंग स्टेट जो है एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है टू एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। लिविंग स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को कैटलिस्ट के तौर पे कहते हो आप, बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हो। एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स होती हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन सारे प्रोटीन्स आपके एंजाइम्स हैं। सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं, लेकिन सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हैं जो एंजाइम के तौर पर वर्क करते हैं। एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होना बनता है। ये अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाए तो वो हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं आपने, ये हाई टेम्परेचर वर्क करते हैं हाई प्रेशर पर, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो वर्क कर सकते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, लेकिन एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं 40 डिग्री से ऊपर करते हैं, ठीक है ना। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि ऐसे माइक्रोब्स या उनसे एक्सट्रैक्ट करते हो आप बैक्टीरिया से, जैसे थर्मोसाइकोटिक, जो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर जाए, ठीक है। इसके बाद सब बकवास दे रखा है एंजाइम्स के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ है बस, इसमें रेट डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है जब एवरी 10 डिग्री राइज होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके बाद आप देखते हैं ग्राफ कॉन्सेप्ट है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। जैसे जैसे मान लो आप एंजाइम यूज़ करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और अगर बिना एंजाइम के रिएक्शन कराओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये तो पता ही होगा, बचपन से देखते आ रहे हो। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से, तो ये फिट हो जाता है एकदम एक्टिव साइट में एंजाइम के, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की, जो इंड्यूस कर देती है एंजाइम को उसकी शेप चेंज करने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि वो मोर टाइटली बाउंड हो सके सबस्ट्रेट के चारों तरफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एक्टिव साइट जो एंजाइम की, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई है अब सबस्ट्रेट के, वो ब्रेक कर देती है केमिकल बॉन्ड्स को सबस्ट्रेट के और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़ है एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिलीज कर देता है रिएक्शन में, और जो फ्री एंजाइम बचा है वो अब तैयार है किसी दूसरे मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए और एक बार और कैटालिटिक साइकिल को चलाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर पीएच ऑप्टिमम होने चाहिए फॉर एंजाइम एक्टिविटी। लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और हाई टेम्परेचर में वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें किस चीज़ की? पीएच की। पीएच भी ऑप्टिमम होना चाहिए। थर्ड चीज़ आती है कंसंट्रेशन। इसमें आपको पता होनी चाहिए केएम वैल्यू। केएम वैल्यू वो वैल्यू होती है किसी भी एंजाइम की जिस पे रिएक्शन की जो वी मैक्स है, आपकी वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन की, वो हाफ हो जाए। मतलब कि केएम वैल्यू अलग अलग एंजाइम की अलग अलग होती है ना। एक एक्सटेंट है कि एंजाइम की क्वालिटी कैसी है। अगर केएम वैल्यू ज़्यादा है किसी एंजाइम के लिए, मींस उस रिएक्शन की वेलोसिटी को हाफ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर केएम वैल्यू कम है
तो उस रिएक्शन की Vmax होने में कम टाइम लगेगा। तो जिसकी Km वैल्यू कम है, कम टाइम में ज़्यादा रिएक्शन हो रही है, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हो रही है ना, तो ऑब्वियसली जिसकी Km वैल्यू कम होगी वो एक अच्छा एंजाइम होगा, ठीक है ना, क्योंकि Km क्या बताती है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट, और हाई Km का मतलब होता है ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए रिएक्शन को करवाने Vmax/2 तक पहुंचाने के लिए, और Km वैल्यू कम है तो कम सबस्ट्रेट में ही काम हो जाएगा, ठीक है। बात करें किसकी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करे सबस्ट्रेट से। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं रिएक्शंस में जो रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं, और कई बार ये सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रक्चर के, वो पहचान नहीं पाते कि सबस्ट्रेट कौन सा है, इनहिबिटर कौन सा है, एंजाइम वाले, तो वो रिएक्शन इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाते हैं और वो इनहिबिट हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कब होता है, कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। मेलोनेट क्लोजली रिजेंबल करता है सक्सिनेट से, इसलिए वो है, ठीक है। बात करें क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है एंजाइम को, और हर एक क्लासेस की 4 से 13 सब क्लासेस भी हैं, ठीक है ना। पहली है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, जो एंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्शन 2 सबस्ट्रेट के बीच में कराएं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रांसफरेज, एंजाइम्स कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप का ट्रांसफर करा दिया, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसफरेज। हाइड्रोलिसिस, जो एंजाइम कैटलाइज करे हाइड्रोलिसिस, जैसे कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का, पेप्टाइड ग्लाइकोसिड एक्सेट्रा, ठीक है। फोर्थ है लाइजेसिस। लाइजेसिस क्या है, एंजाइम जो कैटलाइज करे रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में भी वाटर रिमूव होता है, लेकिन लाइजेसिस में भी रिमूव होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस की तरह नहीं होता, ठीक है ना, होता ग्रुप्स का रिमूवल ही है, और एंड में क्या बचता है, डबल बॉन्ड, तो वो लाइजेसिस, ठीक है। आइसोमरेसिस, जो एंजाइम आइसोमर्स बनाए, ठीक है ना, इंटरकन्वर्जन जब हो, ऑप्टिकल ज्योमेट्री का पोजीशन आइसोमर्स बनाए, ठीक है। लाइगेसेस, जो एंजाइम 2 ग्रुप्स को या कंपाउंड को लिंक करे आपस में, ठीक है, CO बॉन्ड, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड बने, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या एक्टिव करने के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन जो होता है उसे आप एपो एंजाइम कहते हो, ठीक है। अब तक 3 टाइप के कोफैक्टर आप जान पाते हो, ठीक है। तो एक एंजाइम है वो 2 से बना है, एक एपो एंजाइम है और एक कोफैक्टर है। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिलकर के एक एंजाइम बनता है। एपो एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। कोफैक्टर 3 तरीके के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस या कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप करें, ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, जैसे कि H2O2 है ना, कैटालेज और पेरोक्सिडेज जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। बात करें मेटल्स की, मेटल आयंस की, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, है ना, साइड चेन्स के साथ, और क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट पर होते हैं एट द सेम टाइम पर ही, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ भी, ठीक है। बात करें थर्ड की, कोएंजाइम, ये क्या करते हैं, ट्रांजिएंट एसोसिएशन होता है कोएंजाइम के साथ, जैसे विटामिन, निकोटिनामाइड, एडेने, है ना, डाइनिक्लोसाइड, NADP, नियासिन, ये सब ये कोएंजाइम्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिएंट वो रहता है इनका, अच्छा जी। तो ये तीनों चीज़ हमने पढ़ ली, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपका बायोमॉलिक्यूल्स भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय।